नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा है गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति। छात्रों, पिछली वीडियो में हमने गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा की थी और अब हम देखते हैं गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति। तो छात्रों, जो ये गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति है तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। छात्रों, गुप्तकाल भारतीय इतिहास का जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस गुप्तकाल के अंदर कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था, सभी व्यक्ति साधन संपन्न थे तथा सभी सुखमय जीवन आनंद पूर्वक जीवन यापन करते थे। क्यों? क्योंकि गुप्त राजाओं ने जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया तथा अपने व्यापार वाणिज्य को, अपने उद्योग धंधों का उन्होंने प्रसार किया। अत्यधिक उन्होंने भारी मात्रा में उद्योग विकसित किए तथा इसके साथ ही कृषि कार्यों को, पशुपालन के कार्यों को भी उन्होंने जो बल प्रदान किया। तो छात्रों, गुप्त काल की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही सुदृढ़ थी। तो आज हम आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, गुप्त काल की आर्थिक स्थिति, तो गुप्त काल आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का काल माना जाता है। गुप्त काल आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का काल माना जाता है। समृद्धि का काल माना जाता है। छात्रों, समृद्धि का काल किस लिए माना जाता है? क्यों? क्योंकि जो गुप्त राजा थे, गुप्त राजाओं ने जो आर्थिक स्थिति जो मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया तथा जो आर्थिक स्थिति थी गुप्त काल की, तो गुप्त काल की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही सुदृढ़ हुई। कारण क्या था कि व्यापार में भारी प्रगति हुई। भारत जो व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार ही नहीं अपितु बाहरी व्यापार, जो गुप्त काल के अंदर जो विदेशों से जो बाहरी व्यापार होता था वो भारी मात्रा में होता था तथा साथ ही जो गुप्त राजाओं ने अधिक से अधिक वस्तुओं को निर्यात किया तथा आयात कम किया उन्होंने। तो जिसके कारण क्या हुआ कि जो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रही और गुप्त काल के अंदर सर्वाधिक सोने के सिक्के, भारतीय इतिहास के अंदर सर्वाधिक सोने के सिक्के जो चले किस काल में चले? वो गुप्त काल के अंदर चले। तो छात्रों, तो जो गुप्तकालीन आर्थिक जो स्थिति है वो अत्यंत मजबूत थी। गुप्त काल आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का काल माना जाता है। गुप्त काल आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का काल माना जाता है। छात्रों, गुप्त काल में कृषि, पशुपालन, व्यापार में अत्यधिक प्रगति हुई। गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य, कृषि, पशुपालन में अत्यधिक प्रगति हुई। पशुपालन में अत्यधिक प्रगति हुई। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो छात्रों, जो गुप्त काल है, गुप्त काल में क्या हुआ? गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य, कृषि, पशुपालन में अत्यधिक प्रगति हुई। साथ ही गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो छात्रों, अब हम देखते हैं गुप्तकालीन जो कृषि व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। तो छात्रों, गुप्तकालीन कृषि, गुप्त काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। गुप्त काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। मुख्य व्यवसाय था।
गुप्त काल में कृषि सुदृढ़ अवस्था में थी। कृषि सुदृढ़ अवस्था में थी। सुदृढ़ अवस्था में थी। कृषि हल व बैलों की सहायता से की जाती थी। गुप्त काल में कृषि हल व बैलों की सहायता से की जाती थी। बैलों की सहायता से की जाती थी। बैलों की सहायता से की जाती थी। सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए नहरों, बांधों, तालाबों, कुओं का निर्माण किया गया। सिंचाई के लिए नहरों, बांधों, तालाबों, कुओं का निर्माण किया गया। अधिकांशतः कृषि वर्षा पर निर्भर रहती थी। गुप्त काल में अधिकांशतः कृषि वर्षा पर निर्भर होती थी। कृषि वर्षा पर निर्भर होती थी। तो छात्रों, जो गुप्त काल कृषि की दृष्टि से, जो कृषि कार्यों की दृष्टि से समृद्धि का काल माना जाता है। कृषि कार्य अत्यंत ही विकसित अवस्था के अंदर दिया था और लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? कृषि था। कृषि लोगों का आर्थिक आधार था गुप्त काल के अंदर। और गुप्त काल के मुख्य व्यवसाय कृषि क्या था? गुप्त काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। गुप्त काल में कृषि सुदृढ़ अवस्था में थी। किस अवस्था में थी छात्रों? सुदृढ़ अवस्था के अंदर जो कृषि थी। गुप्त काल में कृषि हल व बैलों की सहायता से की जाती थी। किसकी सहायता से की जाती थी? हल व बैलों की सहायता से गुप्त काल के अंदर ये कृषि की जाती थी। और सिंचाई के लिए गुप्त राजाओं ने नहरों का निर्माण करवाया, बांधों का निर्माण, तालाबों का निर्माण, कुओं का निर्माण करवाया। परंतु वर्तमान समय की भांति अधिकांश जो कृषि भूमि थी वो वर्षा पर निर्भर थी। अर्थात जो कृषि होती थी वर्षा पर निर्भर थी और वर्षा होने पर ही कृषि की जाती थी। तो गुप्त काल के अंदर भी यही मामला था कि गुप्त काल में अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर थी। और आज भी क्या है कि अधिकांश जो कृषि भूमि किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो गुप्तकालीन जो ये कृषि व्यवस्था थी अत्यंत ही सुदृढ़ अवस्था के अंदर थी। और गुप्त काल में भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। किसका स्वामित्व होता था? गुप्त काल में भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। राजा का स्वामित्व होता था। गुप्त काल में भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। गुप्त शासक उपज का 1/6 भाग कर वसूलते थे। गुप्त शासक उपज का 1/6 भाग कर के रूप में वसूलते थे। 1/6 भाग कर के रूप में वसूलते थे। तो गुप्त राजा कितना भाग वसूलते थे छात्रों? 1/6 भाग ये कर के रूप में वसूलते थे। और भूमि पर किसका अधिकार होता था? गुप्त राजाओं का भूमि पर अधिकार होता था। तो छात्रों, भूमि के प्रकार, गुप्तकालीन जो भूमि है, तो गुप्त काल में भूमि के प्रकार। छात्रों, गुप्त काल के अंदर जो प्रमुख जो भूमि के प्रकार है उनके बारे में हम देखते हैं कि क्षेत्र भूमि। कौन सी भूमि छात्रों? क्षेत्र भूमि।
ये क्षेत्र भूमि कौन सी छात्रों? ये खेती के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी है? खेती के लिए, खेती के लिए उपयुक्त भूमि, उपयुक्त भूमि। तो खेती के लिए जो उपयुक्त भूमि है वास्तु, वास्तु भूमि, वास्तु भूमि। वास्तु भूमि कौन सी है? निवास करने के लिए, निवास करने योग्य भूमि, निवास करने योग्य भूमि, जहां पर केवल निवास ही किया जा सकता है, वास ही किया जा सकता है, ऐसी भूमि। अपृहत भूमि, बिना जोती गई जंगली भूमि, अब वास करने योग्य भूमि तथा अगली जो भूमि है वो है अपृहत भूमि, बिना जोती गई जंगली भूमि, अपृहत भूमि, बिना जोती गई जंगली भूमि, जंगली भूमि। तो बिना जोती गई जंगली भूमि कौन सी भूमि कहलाती थी? अपृहत भूमि। चारागाह भूमि, पशुओं के लिए, पशुओं के चरने के लिए उपयुक्त भूमि, चारागाह भूमि, या ऐसे भी कह सकते हैं जिस भूमि में पशु चरते थे, जिस भूमि में पशु चरते थे, अर्थात पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि कौन सी थी? चारागाह भूमि कहलाती थी। छात्रों इसके अलावा खिल भूमि, खिल भूमि, अगली जो भूमि है छात्रों कौन सी है? खिल भूमि। कौन सी भूमि छात्रों? खिल भूमि। तो खिल भूमि कौन सी है छात्रों? ये है जो भूमि जोती नहीं जाती थी, खिल भूमि, खिल भूमि। वह भूमि या जो भूमि जोती नहीं जाती थी, जो भूमि जोती नहीं जाती थी, मृत्सा भूमि, मृत्सा भूमि, मृत्सा भूमि, ऊंची भूमि जहां सिंचाई नहीं होती थी, ऊंची भूमि जिस पर सिंचाई नहीं होती थी या जहां सिंचाई नहीं होती थी, तो छात्रों ये जो भूमि है कौन सी भूमि है छात्रों? ये भूमि देख जो गुप्तकालीन जो भूमि है वो क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, अपृहत भूमि, चारागाह भूमि, खिल भूमि और मृत्सा भूमि। छात्रों गुप्त काल में कृषि व्यवस्था अत्यंत ही उन्नत अवस्था के अंदर थी और गुप्तकालीन जो शासक थे, गुप्तकालीन शासक 1/6 भाग भूमिकर वसूलते थे। कितना भूमिकर वसूलते थे? 1/6 भाग ये भूमिकर वसूलते थे। तथा भूमि पर जो स्वामित्व होता था वो गुप्त काल के अंदर जो राजाओं का स्वामित्व होता था, अर्थात गुप्त शासकों का ही वहां पर स्वामित्व होता था। संपूर्ण भूमि का जो मालिक था, संपूर्ण भूमि का जो संपूर्ण भूमि जिसके नियंत्रण में थी वो किसके नियंत्रण में थी? गुप्त राजाओं के नियंत्रण में होती थी। गुप्त काल के अंदर जो भूमि बताई गई है, जो प्रमुख भूमियां है वो है क्षेत्र भूमि। कौन कौन सी भूमि छात्रों? क्षेत्र भूमि। जो खेती के लिए उपयुक्त भूमि थी वो क्या कहलाई? क्षेत्र भूमि कहलाती थी। वास्तु भूमि, जो वास करने योग्य भूमि अर्थात जो निवास करने के लिए, मकान बनाने के लिए उपयुक्त भूमि थी वो कौन सी भूमि कहलाई? वास भूमि कहलाई। अपृहत भूमि, बिना जोती गई जंगली भूमि, कौन सी भूमि थी? बिना जोती गई जंगली भूमि कौन सी भूमि कहलाई? अपृहत भूमि। चारागाह भूमि, जिस भूमि पर पशु चरते थे अर्थात पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि वो क्या कहलाती थी? चारागाह भूमि कहलाती थी। और खिल भूमि, वह भूमि जोती नहीं जाती थी, वह भूमि जो जोती नहीं जाती थी। तो ऐसी भूमि जो क्या था छात्रों कि जोती नहीं जाती थी तो क्या कहलाती थी? वह भूमि जो जोती नहीं जाती थी तो क्या कहलाती थी? खिल भूमि कहलाती थी। मत्स्य भूमि, ऊंची भूमि,
जो ऊंची भूमि होती थी, जहां पर क्या है कि सिंचाई की सुविधा नहीं होती थी, सिंचाई नहीं की जा सकती थी, तो वो क्या कहलाती थी? मृत्या भूमि कहलाती थी। छात्रों, अमर सिंह नामक जो विद्वान है, अमर सिंह नामक विद्वान ने अपने जो ग्रंथ अमरकोश के अंदर 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया है। गुप्तकालीन विद्वान अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में गुप्तकालीन 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया है। तो छात्रों, गुप्तकालीन जो विद्वान है अमर सिंह, ये क्या करते हैं कि अपने जो ग्रंथ है, जो इनका ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? अमरकोश इनका ग्रंथ है। अमरकोश के अंदर गुप्त काल की 12 भूमियों का उल्लेख करते हैं। तो अपने ग्रंथ अमरकोश के अंदर वो 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख करते हैं जो गुप्त काल के अंदर क्या थी? प्रचलित थी। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो हम देखते हैं छात्रों कि प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी। तो प्रमुख फसलों के बारे में हम देखते हैं कि गुप्त काल के अंदर जो प्रमुख फसलें जो कौन कौन सी बोई जाती थी तथा जो सर्वाधिक जो उत्पादन होता था, तो किन किन फसलों का जो गुप्त काल के अंदर होता था, तो उसके बारे में हम जो चर्चा करते हैं। छात्रों, अब देखते हैं प्रमुख फसलें, गुप्तकालीन प्रमुख फसलें। तो प्रमुख फसलें कृषि व्यवस्था के अंतर्गत ही जो गुप्तकालीन प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? प्रमुख फसलें, तो गुप्तकालीन जो प्रमुख फसलें जो बोई जाती थी छात्रों, वो थी, इसके अंदर कालिदास ने ईख व चावल की खेती का उल्लेख किया है। महाकवि कालिदास ने ईख मतलब गन्ना, व चावल मतलब धान की खेती का उल्लेख किया है। इति संघ ने चीन का यात्री था चीनी यात्री इति संघ ने चावल व जौ की खेती का उल्लेख किया है। चावल व जौ की खेती का उल्लेख किया है। छात्रों, जो महाकवि कालिदास ईख की खेती अर्थात गन्ने की खेती व चावल की खेती का ये क्या करते हैं? उल्लेख करते हैं। अपने इनके ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथों के अंदर चावल व ईख की खेती का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से जो चीनी यात्री था इति संघ, जो 7वीं शताब्दी के अंदर सम्राट हर्षवर्धन के समय के शासनकाल के अंदर भारत में आया था, और इसने क्या है कि इसने भी जो अपने यात्रा वृत्तांत के अंदर जो प्रमुख फसल बताई गुप्त काल का, ये वर्धन वंश के अंदर आया था हर्षवर्धन के समय में, लेकिन गुप्त कालीन जो फसलों के बारे में भी ये बताता है। तो इसने अपने ग्रंथ के अंदर गुप्त काल के अंदर जो होने वाली जो प्रमुख फसलें उसके लिए इन्होंने बताया कि चावल तथा जौ। तो कौन कौन सी फसल बताई इसने? जौ व चावल की जो फसल है वो प्रमुख रूप से इसने बताई। तो छात्रों, महाकवि कालिदास ने ईख अर्थात गन्ना व चावल अर्थात धान की खेती का उल्लेख किया है। चीनी यात्री इति संघ ने चावल व जौ की खेती का उल्लेख किया है। छात्रों, ये कालिदास ये गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में थे, और ये जो है ये 7वीं शताब्दी में वर्धन वंश के समय के अंदर ये जो भारत में आया था, परंतु जानकारी ये गुप्त वंश की प्रदान करता है। गुप्त काल में गेहूं, चावल, सरसों, जौ, चना, गेहूं, चावल, सरसों, जौ,
चना, बाजरा, राई, तिल, राई, तिल, इख, मूंग, उड़द, इख मतलब गन्ना, मूंग, उड़द, मूंग, उड़द, मसूर, पटसन, कपास, मसूर, पटसन, कपास, मसूर, पटसन, कपास, तरबूज, खरबूज, आम, केला, तरबूज, खरबूज, आम, केला, नाशपाती, संतरा, अंगूर, अनार, नाशपाती, संतरा, अंगूर, अनार, आदि फसलों का उत्पादन होता था। आदि फसलों का उत्पादन होता था। आदि फसलों का उत्पादन होता था। तो छात्रों, जो गुप्त काल है, गुप्त काल के अंदर जो महाकवि कालिदास ने ईख अर्थात गन्ना व चावल अर्थात धान की फसल का इन्होंने उल्लेख किया अपने ग्रंथ में। चीनी यात्री तीसर ने चावल व जौ की खेती का उल्लेख किया है। इसी प्रकार गुप्त काल में गेहूं, चावल, सरसों, जौ, चना, बाजरा, राई, तिल, इख, गन्ना, मूंग, उड़द, मसूर, पटसन, कपास, तरबूज, खरबूज, आम, केला, अनार, नाशपाती, संतरा, तो इस प्रकार की फसलों का क्या होता था, उत्पादन किया जाता था। तो इस प्रकार से जो फसलें थी, जो गुप्त काल के अंदर ये प्रमुख रूप से फसलों का उत्पादन जो किया जाता था। छात्रों, अब हम देखते हैं कि राजस्व के स्रोत, गुप्तकालीन जो राजस्व के स्रोत थे वो कौन कौन से थे, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। गुप्तकालीन राजस्व के स्रोत कि गुप्त राजाओं को आय किस प्रकार से प्राप्त होती थी, तो आय के हम स्रोतों के बारे में अर्थात जो राजस्व के स्रोत है उनके बारे में हमें जो चर्चा करते हैं। राजस्व के स्रोत अर्थात कर, राजस्व के स्रोत अर्थात कर, कर व्यवस्था क्या थी तो उसके बारे में देखते हैं। छात्रों, उपज का 1/6 भाग कर के रूप में वसूल करते थे। गुप्त राजा या शासक उपज का 1/6 भाग कर के रूप में वसूलते थे। कर के रूप में वसूलते थे। कितना वसूलते थे छात्रों? 1/6 भाग जो कर के रूप में ये वसूलते थे। कौन वसूलते थे? गुप्त राजा। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग कहा गया है। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग कहा गया है। भूमि कर को भाग कहा गया है। भूमि कर को क्या कहा गया छात्रों? भाग कहा गया। अब कर कौन कौन से थे? प्रमुख कर। तो प्रमुख कर कौन कौन से थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं छात्रों कि प्रमुख जो कर थे छात्रों वो कौन से थे? भाग। प्रमुख कर कौन कौन से थे? प्रमुख कर। तो छात्रों, भाग पहला कर कौन सा था? भाग। भाग क्या था छात्रों? ये भूमि कर था। क्या था? भूमि कर। भूमि कर। और ये कितना वसूला जाता था? 1/6 भाग वसूला जाता था। कितना वसूला जाता था? 1/6 भाग वसूला जाता था। क्या था ये? भूमि कर था। छात्रों, इसके अतिरिक्त उद्रंग, ऊपरी कर, ये भी क्या थे छात्रों? ये भी क्या थे? भूमि कर थे। कौन से कर थे छात्रों? उद्रंग,
भूमिकर था, ऊपरी कर ये भी क्या था, भूमिकर, भाग भूमिकर, उद्रंग भूमिकर, ऊपरी कर ये भी क्या था, भूमिकर था। भोग राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल सब्जियों की भेंट। भोग, भोग कर ये कौन सा कर था, राजा को प्रतिदिन फल फूल सब्जी की दी जाने वाली भेंट, दी जाने वाली भेंट। तो वो क्या था, राजा को प्रतिदिन फल फूल सब्जी की दी जाने वाली भेंट थी। शुल्क, 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 तो शुल्क क्या था, सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर। कौन सा था, सीमा बिक्री, बिक्री सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर। सीमा बिक्री की वस्तुओं पर, वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर, आदि पर लगने वाला कर, आदि पर लगने वाला कर। तो छात्रों राजस्व के जो प्रमुख स्रोत थे, राजस्व के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो राजस्व के स्रोत है कि गुप्त शासक उपज का 1/6 भाग, जो फसल पैदा होती थी तो उसका 1/6 भाग है वो किसानों से गुप्त शासक वसूल किया करते थे। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग कहा गया, भूमि कर को क्या कहा गया है, भाग कहा गया है। प्रमुख कर कौन कौन से थे, तो प्रमुख करों के बारे में हम देखते हैं कि गुप्त काल के अंदर जो प्रमुख कर थे वो कर थे भाग। कौन सा कर था, भाग। ये क्या कहलाता था, भूमि कर था। और 1/6 भाग वसूला जाता था। कितना वसूला जाता था, 1/6 भाग ये वसूला जाता था। उद्रंग, कौन सा कर, उद्रंग, ये भी क्या था, भूमि कर था। क्या था छात्रों, भूमि कर था। ऊपरी कर ये भी क्या था, भूमि कर था। तो भाग, उद्रंग तथा ऊपरी कर ये भूमि कर थे। ये भाग, ये प्रमुख सबसे टॉप कर ये था, ये 1/6 भाग गुप्त राजा उपज का ये वसूलते थे जनता से। भोग, भोग कर था। और शुल्क, भोग कर था, ये कौन सा करता छात्रों, राजा को प्रतिदिन फल फूल सब्जी की दी जाने वाली भेंट। कौन से था ये, राजा को प्रतिदिन फल फूल सब्जी की दी जाने वाली भेंट। और भेंट कौन देता था, जनता देती थी, किसान देते थे। शुल्क, सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला, आदि पर लगने वाला कर। जैसे सीमा, अगर कोई जैसे बाहर से कोई सामान आ रहा है तो सीमा पर क्या करेंगे, चुंगी होगी, वहां पर क्या है कि कर वसूला जाएगा। इसे आयात निर्यात कर भी कह सकते हैं एक प्रकार से, कि बाहर से अगर सामान आ रहा तो उस पर टैक्स होगा, हमारे यहाँ से अगर जा रहा तो उस पर टैक्स लिया जाएगा। तो सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला क्या होगा, कर है। तो इस प्रकार से जो ये प्रमुख कर थे, भाग, उद्रंग, ऊपरी कर, भोग, शुल्क, तो इनके माध्यम से क्या है कि राजा को क्या होता था, आय होती थी। इसके अतिरिक्त छात्रों भूतावात प्रत्याय कर, अगला जो कर है वो कौन सा छात्रों, भूतावात प्रत्याय कर। भूतावात प्रत्याय, भूतावात प्रत्याय। तो भूतावात प्रत्याय कौन सा है छात्रों, ये है विदेशी वस्तुओं पर आयात कर, विदेशी वस्तुओं पर कर, विदेशी वस्तुओं पर आयात कर, आयात कर। तो ये विदेशी वस्तुओं पर, जो विदेशों से जो वस्तुएं मंगाई जाती थी उन पर क्या लगता था, आयात कर लगता था। और इसको क्या कहते थे छात्रों, ये इसे क्या था छात्रों, ये था भूतावात प्रत्याय। तो भूतावात प्रत्याय जो कर कौन सा है, विदेशी वस्तुओं पर आयात करेंगे। और गुप्त काल में करों की अदायगी, अब गुप्त काल में करों की अदायगी किस प्रकार से की जाती थी वो देखते हैं। गुप्त काल में करों की अदायगी, करों की अदायगी, गुप्त काल में करों की अदायगी हिरण्य अर्थात नगद, हिरण्य
नकद, नकद। व मेय अर्थात अन्न, अर्थात अन्न। दोनों रूपों में की जाती थी, दोनों रूपों में की जाती थी, गुप्त काल में करों की अदायगी हिरण्य, नकद व मेय अन्य दोनों रूपों में की जाती थी। विष्टि, विष्टि, विष्टि का मतलब था छात्रों बेगार, मुफ्त में काम करवाना। बेगार अर्थात मुफ्त में काम करवाना, मुफ्त में काम करवाना। कोई भी किसी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी, बेगार करवाई जाती थी, मुफ्त में फ्री में काम करवाया जाता था। तो ये क्या था? विष्टि। तो इस प्रकार से छात्रों ये जो विष्टि था, तो छात्रों प्रमुख कर कौन कौन से? गुप्त कालीन जो राजस्व अर्थात जो रेवेन्यू किस प्रकार से प्राप्त होती थी गुप्त काल के अंदर, वो होती थी गुप्त शासक उपज का 1/6 भाग कर के रूप में वसूल करते थे। कितना भाग वसूल करते थे? 1/6 भाग गुप्त शासक कर के रूप में ये वसूल करते थे। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग कहा गया, गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को क्या कहा गया? भाग कहा गया। और प्रमुख कर गुप्त काल के अंदर जो प्रमुख कर वसूले जाते थे वो कौन से थे? भाग, भाग अर्थात भूमि कर, उद्रंग, उद्रंग भी क्या था? भूमि कर था। ऊपरी कर, ये भी क्या था? भूमि कर था। और ये भाग नामक जो कर है ये मुख्य प्रमुख रूप से ये कर था। और 1/6 भाग किसानों की जो उपज का होता था, उपज जो फसल की जो उपज हुई अर्थात किसानों ने जिस फसल को बोया है और उससे जो उत्पन्न हुआ है उसका क्या है कि 1/6 भाग कौन वसूलेगा? गुप्त शासक वसूलेंगे। भोग, भोग जो है ये क्या है कि किसानों द्वारा राजा को प्रतिदिन फल फूल सब्जी की भेंट देना, ये कौन सा कर था? भोग कर था। शुल्क, शुल्क कर ये कौन सा कर था? ये था सीमा पर शुल्क लगाना, बिक्री की वस्तुओं आदि पर ये क्या करना? शुल्क लगाना, ये था शुल्क। इसके अतिरिक्त छात्रों भूतावाद प्रत्याय कर, भूतावाद प्रत्याय कर ये क्या था? विदेशी वस्तुओं का आयात कर, जो विदेशों से जो भारत के अंदर वस्तुएं आ रही थी उन पर क्या लगाया जाता था? आयात कर लगाया जाता था। वो क्या कहलाता था? भूतावाद प्रत्याय कर लगाया जाता था। छात्रों ये आपके न्यू टाइप में पूछा जा सकता है, जैसे भाग पॉइंट लिख दिया न्यू टाइप में, अब आपको बताना भाग क्या है, उद्रंग क्या है, ऊपरी कर क्या है, भूतावाद प्रत्याय क्या है, भोग क्या है, शुल्क क्या है। तो इस प्रकार से आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बातें हैं। गुप्त काल में करों की अदायगी हिरण्य अर्थात नगद व मेय अर्थात अन्य दोनों रूप में की जाती थी। छात्रों जो गुप्त काल के जो राजा थे उन्होंने प्रजा की सुविधा के लिए जो करों की अदायगी अर्थात जो कर की अदायगी की गई, वो कर की अदायगी के लिए उन्होंने 2 बातें रखी। पहला कि किसान अनाज के रूप में अर्थात मेय, अनाज क्या है? मेय। तो छात्रों अनाज के रूप में वो क्या कर सकता है? अपना कर टैक्स चुका सकता है। इसके अतिरिक्त हिरण्य अर्थात नगद, नगद मुद्रा के रूप में भी वो क्या कर सकता है कि अपना कर चुका सकता है। तो इस प्रकार से जो गुप्त काल के अंदर जो गुप्त राजाओं द्वारा ये व्यवस्था की गई। तो व्यवस्था कौन सी थी? एक तो थी हिरण्य अर्थात नगद रूप में भी दे सकता था, एक व्यवस्था थी मेय अर्थात अन्न के रूप में भी क्या कर सकता था? दे सकता था कर अपना। विष्टि, विष्टि का मतलब क्या छात्रों? बेगार, मतलब फ्री में काम करवाना अर्थात मुफ्त में काम करवाना, और इस काम के बदले जो मजदूर किसी भी प्रकार की मजदूरी लोगों को नहीं दी जाती थी। तो ये भी एक प्रकार से क्या था कि ये सेवाएं विष्टि कर, ये भी एक प्रकार से टैक्स था। छात्रों अब हम देखते हैं अग्रहार, अग्रहार। तो ये छात्रों जो अग्रहार है ये क्या है कि गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। गुप्त काल में मंदिरों व ब्राह्मणों को, मंदिरों व ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। तो गुप्त काल के अंदर मंदिरों में ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी क्या कहलाती थी? अग्रहार कहलाती थी। छात्रों पशु, इसके अतिरिक्त प्रमुख भूमि संग्रहण अधिकारी, जो गुप्त काल के अंदर जो प्रमुख जो
कर वसूलने वाले जो अधिकारी थे, भूमि कर जो वसूलने वाले अधिकारी थे वो कौन कौन से थे, तो उसके बारे में हम जो देखते हैं छात्रों। प्रमुख भूमि संग्रहण अधिकारी, गुप्त काल के प्रमुख भूमि संग्रहण अधिकारी, गुप्त काल के प्रमुख भूमि संग्रहण अधिकारी, भूमि संग्रहण अधिकारी, गुप्त काल के प्रमुख भूमि संग्रहण अधिकारी। तो छात्रों गुप्त काल के प्रमुख भूमि संग्रहण अधिकारी कौन कौन से थे, तो वो देखते हैं हम छात्रों। ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण, ध्रुवाधिकरण यह अधिकारी था छात्रों, कौन सा था, ध्रुवाधिकरण नाम का यह अधिकारी था। और इसके अतिरिक्त जो अगला जो अधिकारी है महापक्षपटलिक, महापक्षपटलिक, महापक्षपटलिक ये दूसरा अधिकारी छात्रों। पहला कौन सा था, ध्रुवाधिकरण, और दूसरा है महापक्षपटलिक, और तीसरा है न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण। तो छात्रों ये तीन जो प्रमुख अधिकारी कौन से हैं कि ये भूमि संग्रहण अधिकारी है, ध्रुवाधिकरण, भूमि कर संग्रहण करने वाला अधिकारी ये कौन था, भूमि कर संग्रहण करने वाला अधिकारी, भूमि कर संग्रहण करने वाला अधिकारी था ये। महापक्षपटलिक ये था भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला, भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला, भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला। न्यायाधिकरण, भूमि के विवादों का निपटारा करने वाला, भूमि के विवादों का निपटारा करने वाला। तो भूमि के विवादों का निपटारा करने वाला कौन था, न्यायाधिकरण। भूमि के आलोकों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी कौन था, महापक्षपटलिक, तथा भूमि का संग्रहण करने वाला अधिकारी कौन था, ध्रुवाधिकरण। तो इस प्रकार से जो गुप्त काल के अंदर ये प्रमुख जो अधिकारी थे ये भूमि से संबंधित थे। तो छात्रों तो इस प्रकार से जो ये गुप्तकालीन जो राजस्व व्यवस्था का ये स्रोत था, आय का ये स्रोत जो था, तो छात्रों गुप्त काल स्मृति का काल कहलाता है। गुप्त काल के अंदर जो गुप्त काल है, गुप्त काल के अंदर सभी लोग सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। तो छात्रों तो उसका सुखमय जीवन व्यतीत करने का कारण क्या था, कारण ये था कि व्यापार व्यवसाय क्या उन्नत अवस्था में था, कृषि पशुपालन उन्नत अवस्था में थी, तथा जो राजस्व व्यवस्था थी, राजस्व का एकत्रीकरण किया जाता था वो भी क्या है कि कम मात्रा में। छात्रों देखिए कि 1/6 भाग उपज का गुप्त राजा वसूलते थे, तथा जो कर थे, कर भी क्या है कि जो नाम मात्र का ही ये कर लिया जाता था, जिसके द्वारा जो किसानों की आर्थिक स्थिति क्या थी, अत्यंत ही सुदृढ़ थी। तो छात्रों अब हम जो देखते हैं कि गुप्तकालीन जो पशु पालन व्यवस्था है, गुप्तकालीन जो पशुपालन व्यवस्था है, गुप्त काल के अंदर किन किन पशुओं का जो पालन किया जाता था, तो उनके बारे में हम जो चर्चा करते हैं। तो छात्रों गुप्तकालीन जो पशु व्यवस्था के बारे में हम जो चर्चा करते हैं।